जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम रैंकिंग की सीरीज़ को चला रहे थे, तो अब आपका रैंकिंग ख़त्म होने पर है, यानी कुछ ही बातें आपकी शेष बची हैं, कुछ ही क्वेश्चंस यानी एक दो टाइप्स के क्वेश्चन आपके शेष बचे हैं जो हम रैंकिंग में करने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, रैंकिंग में आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जितने भी लेक्चर्स अभी आपके हो चुके हैं उन सभी को आपको बाकायदा, जिन लोगों ने अगर नोट्स में कॉपी नहीं किया है तो आप एक नोट्स बनाइए और वहाँ पर सारे टाइप्स के क्वेश्चन को एक एक करके आपको अपने कॉपी में नोट करना है, क्योंकि इससे अच्छा रैंकिंग, यानी आप मान के चलें हमने इसमें बहुत ही मेहनत की है और आपके लिए कहीं से भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर शेष नहीं बचेगा। हर तरीके से रैंकिंग में जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले होंगे, हम सारे तरीके के क्वेश्चन आपको करवा देंगे। और अगर मान लीजिए क्लास पूरी चैप्टर ख़त्म होने के बाद अभी हम आपका टेस्ट भी लेंगे, तो जो कुछ अगर कहीं से कुछ शेष बच जाएगा तो वहाँ हम उसको उसके माध्यम से भी कंप्लीट करा लेंगे। बस आप लोग हमारे उत्साह के लिए, हमें और ऊर्जा देने के लिए, तो हमारी ऊर्जा क्या है? आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आप सभी के लाइव आना हमारा क्या है? हमारी ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा को आपको बढ़ाना है और वो काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर ये ऊर्जा आप हमें देते रहे तो हम कंटिन्यू आपके साथ चलते रहेंगे, बिल्कुल ना? तो चलें क्लास को बढ़ाते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 घर, तो एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ हैं। ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं, ओ ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। तो देखिए, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, अभी तक पिछली जो आपकी क्लासें जितनी भी थी वो सारी हमारी प्लेस अरेंजमेंट की थी, यानी स्थान के बारे में थी। फर्स्ट टाइप था आपका प्लेस अरेंजमेंट, यानी प्लेस अरेंजमेंट में आपकी 7 क्लासें आपकी कंप्लीट हुई। और अब इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लाइन अरेंजमेंट, यानी पंक्ति पे आधारित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद लास्ट आपका बचेगा लेंथ अरेंजमेंट, यानी लंबाई के घटते बढ़ते क्रम या वजन पे। क्लियर ना? चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा था कि एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी और ओ हैं, ए बी के दाएं हैं। तो कहीं भी आप मान लें ये आपके घर हैं, कहीं भी मान लें कि ए क्या है? बी के दाएं हैं। तो हमने माना कि क्या है? बी, अगर इसको माना कि बी ये है तो ए क्या है? बी के दाएं। और जब आपको कोई भी डायरेक्शन ना दी जाए, यानी चेहरा ना बताया जाए, तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे? उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर हमारी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा राइट, जो हमारा लेफ्ट, वही इस व्यक्ति का राइट लेफ्ट होगा। तो हमेशा क्या मान के चलते हैं इनके चेहरे की डायरेक्शन? उत्तर। तो देखिए यहाँ इसका राइट क्या होगा? जो हमारा राइट। तो इसने क्या कहा कि ए बी के दाएं, तो बी के, ए क्या है? बी के दाएं और सी के बाएं हैं। तो सी के बाएं हैं, यानी सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो सी के क्या है? बाएं हैं। फिर कहता है ओ ए के दाएं हैं, तो ओ क्या है? ए के दाएं हैं। तो ए का दायां कहाँ होगा? इस ओर। तो ओ क्या है? ए के दाएं हैं। और बी डी के दाएं हैं, तो बी क्या है? डी के दाएं हैं। तो बी जो आपका है वो किसके दाएं हैं? डी के, यानी जब डी यहाँ होगा तभी बी क्या होगा? इसके दाएं होगा। तो इसने क्या कहा हुआ है आपसे कि बी डी के दाएं हैं, तो बी क्या हो गया? डी के दाएं हो गया। अब केवल एक ही चीज़ आपकी बची है कि ओ ए के दाएं हैं। तो ओ ए के दाएं हैं। अब दाएं कहाँ कहा? सीधे सी से तो कोई कंडीशन कही नहीं, यानी आपका ओ यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये आपका ओ है और ये क्या है? सी। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर ना? अब अगर इनसे हमें अगर पूछा जाता कि अंतिम से दूसरा कौन है, तब हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते थे, क्योंकि ओ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, क्योंकि केवल ए के दाएं कहा, सी के दाएं या बाएं
नहीं कहा, और ना तो ए के तुरंत दाएं कहा और ना ए के दाएं दूसरा कहा या कुछ भी नहीं कहा। क्लियर ना? तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में वो ध्यान रखिए। तो पूछा है कि कौन सा घर मध्य में है, तो आप बताइए कौन सा घर मध्य में है। तो यहाँ से 2 कदम, यहाँ से 2 कदम, तो बीचों बीच क्या मिला? ए, यानी राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। तो अगर आपसे प्रारंभ से चौथा या अंत से दूसरा या पांचवा प्रारंभ से या अंत से पहला पूछता तब हम क्या करते? अगर अंतिम पूछता तो भी हम क्या करते? निर्धारित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओ भी हो सकता था और सी भी हो सकता था, क्योंकि इसकी सूचना यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये फिलहाल ये नहीं पूछा, ए पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए के ठीक बीच में कौन है? ए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, कहाँ क्या पूछा है उस बात का ध्यान रखना है। सर आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं। डी जी के दाएं खड़ा है, सी ए और बी के बीच खड़ा है, ई एफ और डी के बीच खड़ा है, जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, सबसे बाएं छोर पर कौन है? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा प्रश्न कहे बस यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी, पॉसिबिलिटियाँ बनेंगी। तो जितने तरीके से पॉसिबिलिटी हो उन सभी तरीकों को आपको या तो लेके चलना है या अपने माइंड पे तैयार रखना है, क्योंकि सवाल हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर दोबारा पढ़ना पड़ा तो हम यहाँ समय ज़्यादा लगा ले जाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं। डी जी के दाएं खड़ा है, तो ये क्या है कि डी जी के दाएं खड़ा है, तो ये मान लिया जी, और डी क्या है? जी के दाएं खड़ा है, यानी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो देखिएगा डी जी के दाएं खड़ा है, तो डी जी के दाएं खड़ा है। फिर कहता है सी ए और बी के बीच खड़ा है, तो यहाँ अभी नहीं रखेंगे, अलग से लेके चलेंगे। सी ए और बी के बीच खड़ा है, तो सी ए और बी के बीच खड़ा है। 2 घटनाएं बन सकती हैं, एक तो आपकी ये हुई और दूसरी आपकी बी और सी ए, इस तरीके से भी हो सकती है कि नहीं? दोनों कंडीशन आपकी बन सकती हैं। सी को क्या कहा? ए और बी के बीच, यहाँ भी ए और बी के बीच ही है। फिर प्रश्न आपसे कहता है कि ई एफ और डी के बीच खड़ा है, तो ई क्या है? एफ और डी के बीच खड़ा है, तो ई एफ और डी के बीच खड़ा है, तो ई आपका क्या है? एफ और डी के बीच खड़ा है। अब आप कहें कि यहाँ ना रख के यहाँ भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप जी डी ये माने, और ई एफ और डी के बीच खड़ा है, तो एफ यहाँ और यहाँ पर एक खाली, और यहाँ क्या आ जाएगा? ई। तो ई क्या हो जाएगा? एफ और डी के बीचों बीच, यहाँ भी हो जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती हैं। जो प्रश्न को फॉलो करेंगी वही हमारा आंसर बनेगा। तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो अगली कंडीशन कही है कि जी और बी के बीच क्या हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो आप बताइए क्या यहाँ पर हम रख सकते हैं? अब जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो अगर आप यहाँ बी रख दें तो 3 व्यक्ति तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? ये टोटल कितने हो जाएंगे? 8, जो कि क्या है? गलत है, यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत। और अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर आप यहाँ ए को रखें, यहाँ सी, यहाँ बी, तो डी और जी के बीच हमें क्या चाहिए थे? किसके बीच? जी और बी के बीच 3 व्यक्ति चाहिए थे, जो कि संभव इस कंडीशन से तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें जी और बी के बीच चाहिए। तो जी यहाँ हैं, 3 तो ये हैं ही, तो किसको रख दें? बी को। तो यहाँ कौन आ जाएगा? बी, और इसके बाद सी, और इसके बाद ए, यानी ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी रिप्रेजेंट होगी कि नहीं? तो जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हो गए। डी सबसे पहले क्या कहा था? डी जी के दाएं हैं, फिर ई एफ और डी के बीच है, सी ए व बी के बीच है, और
फिर जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सारी कंडीशन फॉलो हुई। तो पूछा क्या है आपसे, अब चाहे कुछ भी पूछ ले, ठीक मध्य में कौन है, या आपसे कहे अंतिम छोर पर कौन है, प्रारंभिक छोर पर कौन है, तो क्या कहा है आपसे, सबसे बाएं छोर पर कौन है। तो सबसे बाएं छोर पर आपका कौन है, जी, यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। बनेगा कि नहीं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपके केवल भाषा पे आधारित होते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको बड़े आराम से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ केवल भाषा का ही खेल है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है, जब ए बी सी डी और ई को उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, डी और ए के बीच में ई है और सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर ए बी सी डी और ई यानी 5 हैं, उनके वजन को अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होगा, घटते क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो घटते यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए क्या कहता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ए क्या हो गया, ऊपर से कौन बन गया, तीसरा, जब अवरोही क्रम की बात थी। फिर प्रश्न आपसे कहता है कि डी और ए के बीच में ई है, तो डी और ए के बीच में कौन है, ई है, तो डी और ए, तो आपका डी यहाँ भी हो सकता है, तो डी और ए के बीच में कौन है, ई है। या फिर कंडीशन आपकी एक ये भी बन सकती है कि यहाँ पर क्या कहा, डी और ए के बीच में कौन है, ई है, तो डी और ए के बीच में कौन है, ई है। इसके बाद प्रश्न कहता है कि और सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं हैं, तो सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, तो सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो करेगी कि ये कंडीशन फॉलो करेगी। तो देखिए अगर इन 3 को मान लें तो बचे क्या, 2, तो आपको ऊपर ही रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए अब कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, बिल्कुल तीसरा ही रहेगा। और अगर ए को तीसरा चाहिए तो यहाँ पर ही रहेगा, तो यहाँ ए तीसरा बन जाता है। और फिर प्रश्न ने कहा कि डी और ए के बीच में ई है, तो डी और ए के बीच में क्या है, ई है। फिर प्रश्न कहता है कि और सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं हैं, तो सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं हैं। अगर आप लास्ट में किसे रख दें, बाकी को रख दें, तो डी क्या होगा, ऊपरी स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, तीसरा ही रहेगा, यानी ये कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, ये और सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं हैं, यानी सी आपका कहाँ आ जाएगा, इस स्थान पर आएगा। और बचा आपका क्या, तो ए बी सी डी, तो क्या बचा, बी, यानी बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो आपसे पूछा क्या था, उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा, बस इस प्रकार के प्रश्नों की एक ही कंडीशन होती है कि आपको जितनी भी पॉसिबिलिटियाँ बने उन सबको लेके चलना है, आप याद नहीं रख सकते माइंड पे, तो जैसा कहे अगर 2 स्थितियां बने तुरंत 2 बना लो, क्लियर ना, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों स्थितियां रिप्रेजेंट की, अपने आप ही उत्तर आ गया, क्योंकि सी और डी ऊपरी स्थान पर नहीं हो सकते और ए को तो हमें तीसरा चाहिए ही चाहिए है, और जब ए तीसरा है तो डी तो क्या होगा, ऊपरी स्थान पर हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। इसलिए हम तुरंत क्या करेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तुरंत ही हमारा आंसर आएगा।
क्लियर ना। तो आप इन प्रश्नों में केवल भाषा का ध्यान रखें और कुछ भी नहीं, केवल पॉसिबिलिटी क्या बन रही है उसको लेके चलना है। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 5 व्यक्ति PQRST एक फोटोग्राफ में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के तुरंत बाएं हैं, Q और S के बीच में एक व्यक्ति है, R और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं, R किसी किनारे पर है और T किसी किनारे पर नहीं है, तो बताइए बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। तो बड़ा ही प्यारा, बहुत ही आपका पावरफुल दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं जिसमें क्या कहा, Q P के तुरंत बाएं हैं। तो Q क्या है, P के तुरंत बाएं हैं, तो Q P के तुरंत बाएं हैं। तो हो गया कि Q क्या है, P के तुरंत बाएं हैं। फिर कहता है Q और S के बीच में एक व्यक्ति है, तो Q और S के बीच में एक व्यक्ति है, एक कंडीशन तो ये बनेगी, और दूसरी आपकी कंडीशन बन जाएगी कि Q और S के बीच में एक व्यक्ति है, यानी एक स्थान यहाँ खाली छोड़ दें। क्लियर ना, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो एक स्थिति आपकी ये बन जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्या कहता है कि R और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो R और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं और साथ में कहा है कि R किसी किनारे पर है और T किसी किनारे पर नहीं है। तो आप बताइए, यहाँ हैं तो 5, अगर इस कंडीशन को लेके चलोगे तो या तो R यहाँ या T यहाँ कहीं ना कहीं तो रखोगे, तो R किसी ना किसी किनारे पर तो जाएगा, या अंतिम या प्रथम। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि R किसी किनारे पर नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन हम नहीं ले सकते, ये क्या होगी, रॉन्ग। और जब ये रॉन्ग होगी तो प्रश्न ने आपसे क्या कहा है कि R किसी किनारे पर है और T किसी किनारे पर नहीं है। सॉरी, R नहीं, T की बात हो रही थी। तो R किसी किनारे पर है और T किसी किनारे पर नहीं है। तो यहाँ तो T किसी न किसी किनारे पर होता ही, तो आपका क्या होगा, ये स्थिति संभव नहीं होगी। इसे देखेंगे तो R किसी किनारे पर है, तो अब यहाँ भी 2 स्थितियां बन सकती हैं, R यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इसको तो हम समझ सकते हैं, या तो यहाँ रख लें या यहाँ रख लें। इसके बाद अगर यहाँ फॉलो नहीं होगा तो आगे रख लेंगे। तो प्रश्न ने क्या कहा कि R किसी किनारे पर है और T किसी किनारे पर नहीं है, इसका मतलब T कहाँ आ गया, यहाँ। और एक कंडीशन और थी, R और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो R और T के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हुई और सारी कंडीशन आपकी फॉलो हुई। तो बताइए बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। तो बाएं से दूसरे स्थान पर बउआ कौन होगा, आपका ये क्या आ जाएगा, टी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। हाँ, अगर यहाँ ये स्थिति फॉलो नहीं होती तो हम इसे आगे रख सकते थे, लेकिन कंडीशन फॉलो हो गई। अगर हम इसे आगे रखते तो फॉलो नहीं होती, तो फिर कहाँ रखते, पीछे। यानी जो कंडीशंस बने उन सबको हमें ध्यान से रखना है और उसी कंडीशन को लेके चलना है, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से आपके ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है इन प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में हैं और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाएं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाएं ओर है, तदनुसार सबसे दाएं ओर कौन है। तो देखिए अभी तक मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर चेहरा ना बताया जाए तो हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, उत्तर की ओर। लेकिन यहाँ तो चेहरा स्पष्ट किया है और कहाँ है, दक्षिण की ओर। तो अब आपके डायरेक्शन क्या होंगे, आपके अपोजिट होंगे, क्योंकि दक्षिण हमारी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ दक्षिण हमारी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उनमें से प्रश्न ने क्या कहा कि दक्षिण दिशा की ओर है, तो आप ध्यान रखिए इनका चेहरा कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में हैं। तो मोहन बालू और राजू के बीच में हैं, तो ये बालू हुआ, ये मोहन हुआ, ये राजू हुआ। ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये राजू हुआ, ये मोहन हुआ और ये बालू हुआ। तो मोहन क्या है, राजू और बालू के बीच में है। और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो राजू क्या है, परवीन के बिल्कुल निकट।
तो परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो देखिए अगर ये गलती आप कर दोगे तो उत्तर क्या होगा, गलत। डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर, यानी जो हमारा दायां वो इसका क्या होगा, बायां, और जो हमारा बायां वो इसका क्या होगा, दायां। तो यहाँ क्या है, परवीन के बिल्कुल निकटतम दाएं हैं। तो राजू परवीन के बिल्कुल निकटतम दाएं हैं, यानी परवीन कहाँ होगा, यहाँ। तो राजू क्या है, परवीन के निकटतम क्या हो जाएगा, दाएं। या फिर यहाँ इसको रखना पड़ेगा, तो यहाँ तो ये बीच में कंडीशन नहीं हो पाएगी, तो ये क्या होगा, गलत। और अगर यहाँ रखते हैं तो एक व्यक्ति यहाँ मानना पड़ेगा, तब ये इनके क्या होगा, बीच में होगा। तो अभी इसको छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं अगर यहाँ फॉलो नहीं होगा तो इस कंडीशन को देखेंगे। तो क्या कह रहा है, राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाएं ओर है। तो राजू परवीन के बिल्कुल निकट कहाँ है, दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। तो इसी तरह अमित क्या है, बालू के दाईं ओर है। तो अमित क्या है, बालू के दाईं ओर है। इसी तरह जिस तरह ये है तो इसी तरह ये क्या हो गया, बालू के दाईं ओर है। तो फिर प्रश्न कहता है तदानुसार सबसे दाएं ओर कौन है। तदानुसार सबसे दाएं ओर कौन है, तो आप बताइए सबसे दाएं ओर कौन होगा। तो यहाँ अगर बात करें कि सबसे दाएं ओर कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात की जाए तो यहाँ पर आपका दाहिनी ओर बात करें तो चेहरा कहाँ है, इस ओर। तो सबसे दाएं ओर कौन होगा, अमित होगा। क्या होगा, अमित। आप अगर कहें कि पंक्ति की बात है तो यहाँ क्या है, चेहरा चेंज है, इसीलिए पंक्ति में क्या हुआ, चेंज हो गया। क्लियर ना। तो यहाँ पर चेहरा इस ओर है, यानी ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या कहा, सबसे दाएं ओर कौन है, तो सबसे दाएं ओर आपका कौन हो गया, अमित हो गया। और आपका राइट आंसर क्या बनेगा, अमित, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बनेगा। क्लियर ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जब प्रश्न में अगर आपसे कहे तभी आप क्या करेंगे, उस तरीके की कंडीशन फॉलो करेंगे। यानी यहाँ कहा है कि चेहरा कहाँ है, दक्षिण की ओर, तो हम दक्षिण की ओर मान के चलेंगे। तो सबसे दाएं ओर यानी दाएं ओर, ये तो कौन होगा आपका, ए होगा, अमित। तो देखिए इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं, केवल भाषा का खेल होता है, समझना होता है, और इसे हम केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाएं ओर तथा दादा के दाएं ओर बैठे हुए पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाएं ओर किंतु दादा के बाएं ओर बैठी थी। मध्य स्थान पर कौन बैठा था। तो देखिए ये तो आसान सा प्रश्न है, फोटो खिंच रही है एक परिवार की, तो आप इसे इमेज भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाएं ओर, तो पिता को पुत्र के बाईं ओर। तो अगर ये पिता हैं तो पिता को पुत्र के बाईं ओर, यहाँ तो कुछ नहीं कहा, तो जो हमें वही मान के चलेंगे। तो पुत्र का बायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां। तो पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर, तो ये कौन हो जाएंगे, दादाजी, दादा के दाईं ओर पाया गया। इसके बाद माता अपनी पुत्री के दाएं ओर किंतु दादा के बाएं ओर बैठी है। तो दादा ये हैं, दादा ये हैं और दादा के कहाँ हैं, बाईं ओर। तो माता अपनी पुत्री के दाएं और दादा के बाएं, तो दादा के बाएं यानी इस ओर आएगी, तो इस ओर कवर हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि दादा, पिता और पुत्र। तो देखिएगा क्या कंडीशन कही है कि माता अपनी पुत्री के दाएं किंतु दादा के बाएं, तो दादा का बायां ये, यानी ये क्या हो जाएंगी, माता जी। और अपनी पुत्री के दाएं, तो पुत्री कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। पुत्री कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। तो माता क्या हैं, दादा के बाएं और पुत्री के दाएं। तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हुई। और क्या कहा कि बीचों बीच कौन है, तो बीचों बीच कौन विराजे हैं, दादाजी, यानी सबसे बड़े। और ये तो नियम ही होता है, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बुजुर्ग होगा, वो क्या होगा, सबसे बीचों बीच ही बैठेगा। जब फैमिली फ़ोटो होती है कि नहीं, बच्चे अगल बगल, माता पिता बीच में। तो यहाँ तो दादा सबसे बड़े हैं, तो बीच में दादा, अगल बगल क्या हो जाएंगे, पुत्र और बहू, और फिर क्या हो जाएंगे, पोती और पोता। क्लियर ना। तो देखिए बल्कि यहाँ हम इस तरीके से इमेजिनरी नहीं कर सकते, हमें क्या है, जो सवाल कहेगा वही कंडीशन लगानी है। क्लियर ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, दादा। तो बीचों बीच आपका सबसे बीच में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, दादा बैठे हुए हैं। ओके ना।
तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या कहा कि ए बी सी डी ई आपके सामने मुख करके बैठे हैं। तो आपके सामने मुख करके बैठे हैं यानी इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, जब आप इस तरीके से हैं तो आपके सामने मुख करके बैठे हैं। तो हमारे सामने अगर मुख करके बैठेंगे तो हम कहीं भी मान लें कि हम अपने को क्या मान लें, दक्षिण की ओर, तो हमारे सामने मुख करके बैठ जाएंगे। क्लियर ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, डी सी के बाईं ओर है। तो डी क्या है, सी के बाईं ओर है। तो डी सी के बाईं ओर, तो डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। तो बी क्या है, ई के दाईं ओर है। बी ई के दाईं ओर है। ए सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है। तो बी क्या है, डी के बाईं ओर। तो डी का बायां क्या होगा, इस ओर। तो बी कहाँ आ गया, यहाँ पर। और जब बी यहाँ है तो ई कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो प्रश्न ने क्या कहा कि ए सी के दाईं ओर। तो ए क्या है, सी के दाईं ओर। तो सी का दायां कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर, बी डी के बाईं ओर। और यदि बी डी के बाईं ओर है और जब बी डी के बाईं ओर है तो ई भी कहाँ हो जाएगा, बी के बाईं ओर पहले ही से है। तो यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो ई पंक्ति के एक छोर पर, तो यानी बिल्कुल कंडीशन सही है, एक छोर पर बैठा हुआ है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, यानी कौन बैठा है, डी बैठा है। कौन बैठा है, डी। क्लियर ना। आप इस बात से भ्रमित मत होना कि प्रश्न ने क्या कहा कि आपके सामने मुख करके बैठा है। तो भैया आपके सामने बैठा है तो हम अपने आप को क्या मान लें, इस पोजीशन पर मान लें। तो भी क्या है, तो फिर उनका चेहरा कहाँ होगा, उत्तर की ओर ही होगा। भाई हम अपना कहाँ मान लेंगे, दक्षिण की ओर, तो उनका क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। क्लियर ना। तो हम इनको उत्तर ही मान के चलेंगे, यहाँ पर इस बात में भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 3-3 के समूह में 2 कतार में आमने सामने मुख करके बैठे हैं। एफ किसी भी कतार में प्रारंभ व अंत में नहीं है। डी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी ई का पड़ोसी है जो एफ के सम्मुख है। तो बताइए सी के सम्मुख कौन बैठा है। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है आपका, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 6 व्यक्ति हैं और 3-3 के समूह में 2 कतार में आमने सामने मुख करके बैठे हैं। तो ये 2 कतार आपकी हो गई, जिनमें से प्रश्न ने क्या कहा कि 2 कतार में आमने सामने मुख करके बैठे हैं। तो 1 2 3, 1 2 3। अब प्रश्न ने क्या कहा कि F किसी भी कतार में प्रारंभ हुआ अंत में नहीं है। तो F किसी भी कतार में प्रारंभ हुआ अंत में नहीं है, यानी या तो यहाँ होगा या यहाँ किसी एक जगह मान लें। हमने मान लिया कि F कहाँ है, यहाँ। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम इसको ऊपर भी रख सकते हैं। अगली कंडीशन आपसे कही है कि D A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो D A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो D A के, अगर A यहाँ माने तो इसका बायां कहाँ होगा, इस ओर। तो D A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ क्यों नहीं रखा, तो यहाँ
यहाँ भी रख सकते हो। यहाँ ए होगा तो यहाँ कौन आ जाएगा, डी, तो डी क्या होगा, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा। वो प्रश्न की कंडीशन पर निर्भर करता है। अभी तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ परेशानी होगी तो हम चेंज कर सकते हैं। फिर प्रश्न क्या कहता है, बी ई का पड़ोसी है जो एफ के सम्मुख है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा, और इस बात को आपको नोट कर लेना है, जब भी किसी प्रश्न की भाषा में अगर है के बाद कॉमा लगा है और जो शब्द का यूज हो तो ये किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए होता है। और अगर है के बाद कॉमा लगा है और शब्द का यूज हो तो ये किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। और अगर है के बाद फुल स्टॉप लगा है तो वाक्य क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका आगे कोई मतलब नहीं है। क्लियर ना। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ने क्या कहा, जिन लोगों ने अगर इस बात को ध्यान में रखा होगा उसका सही उत्तर होगा, नहीं तो आप आंसर गलत कर जाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बी ई का पड़ोसी है जो एफ के सम्मुख है। तो बी ई का पड़ोसी है जो एफ के सम्मुख है, तो जो शब्द का यूज किसके लिए होगा, ई के लिए। तो ई क्या है, एफ के सम्मुख है। बी ई का पड़ोसी है जो एफ के सम्मुख है, तो जो शब्द का यूज ई के लिए तो एफ के सम्मुख कौन हो गया, ई। और बी ई का पड़ोसी है तो बी किसका पड़ोसी है, ई का। तो पड़ोसी तो भैया ये भी हो सकता है और पड़ोसी आपका ये भी हो सकता है कि नहीं। तो अब कंडीशन यहाँ पर क्या कही है, तो बताइए सी के सम्मुख कौन बैठा है, और सवाल खत्म हो गया। इसके आगे कंडीशन नहीं दी है, यानी हमारे पास व्यक्ति थे 6 और सेटिस्फाई तो हुए केवल कितने, 4, एक फिर 2 तो फिर भी फंसे। तो अब जब नहीं है, बी पड़ोसी है ये पक्का है, होगा यहीं पे, या तो यहाँ या यहाँ। तो हमने मान लिया कि अगर बी यहाँ होगा तो फिर भैया ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और अगर ए यहाँ होगा तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ध्यान रखना है इस तरीके से, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर बी यहाँ तो ए यहाँ, ए यहाँ तो बी यहाँ। अब पूछा क्या है आपसे, तो बताइए सी के सम्मुख कौन बैठा है। तो सी के सम्मुख कौन बैठा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा सॉरी, हमने क्या कर दिया, ए को रख दिया, ए नहीं, यहाँ पर कौन है आपका, सी है। क्या बचा आपका, सी बचा। बी यहाँ तो सी यहाँ, और सी यहाँ तो बी यहाँ, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है सी के सम्मुख कौन है। तो आप बताइए सी के सम्मुख कौन है। अगर सी यहाँ होगा तो सम्मुख कौन होगा, डी। और अगर सी यहाँ होगा तो सम्मुख कौन होगा, ए। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए या डी। क्या आ जाएगा, ए या डी। यानी आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप गलती से ए या डी में से किसी एक को लगाएंगे तो उत्तर क्या होगा, गलत। अगर आपने मान लिया कि बी ई का पड़ोसी है, बी यहाँ मान लिया और सी यहाँ, उत्तर क्या लगा दिया, ए, तो उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो भैया जल्दबाजी नहीं करनी है, स्क्रीनशॉट लेके रखें, अपने नोट्स में इसे कॉपी करें, नोट करें और ध्यान रखें। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको बिल्कुल स्टार लगा के रखना है। ये बिल्कुल आईएमपी आपके क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हमें लगे कि हमें यहाँ पर गलती कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो उनको आप स्टार लगा के रखा करो, क्योंकि जब आप रिवाइज करो तो उनमें आप उस बात को याद कर पाओ कि हम क्या गलती यहाँ कर पा रहे थे, तो वो गलती दोबारा ना हो। क्लियर ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। तो देखिएगा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। 5 व्यक्ति हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। तो आप देखिए 1 2 3
4, 5, ये 5 व्यक्ति हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ता है अखबार, वो अखबार किसको देता है? सी को, यानी यहाँ कौन आ जाएगा? सी, यानी दूसरे नंबर पे अखबार पढ़ने वाला कौन है? सी है। फिर प्रश्न कहता है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था। तो जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था उसने अखबार किससे लिया था? ए से, यानी ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। फिर प्रश्न कहता है कि ई अखबार पढ़ने वाला पहला व अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो ई अखबार पढ़ने वाला पहला व अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो पक्का है कि ई क्या होगा? ई ने तीसरे नंबर पे अखबार पढ़ा होगा। क्लियर? इसके बाद फिर प्रश्न कहता है कि बी और ए के बीच 2 पाठक थे। तो बी और ए के बीच 2 पाठक थे, तो यहाँ अगर बी रख दें तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ बी रख दें तो बी और ए के मध्य क्या हैं? 2 पाठक होगा, यानी पढ़ने वाले। यहाँ पाठक तिवारी नहीं, ये क्या हैं? पढ़ने वाले पाठक हैं, पढ़ने वाले, अखबार पढ़ने वाले। तो ए और बी के बीच 2 पाठक हैं। उसके बाद प्रश्न ने कहा है कि जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए, एक ही व्यक्ति बचा था और वो कौन हो जाएगा? ए बी सी डी, यानी ये कौन हो गया? डी हो गया। तो अंत में जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था वो व्यक्ति कौन होगा? आपका डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना? तो ये बड़े ही आपके आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इनकी भाषा को आप ध्यान से समझ पाएँ तो आप बिल्कुल इन प्रश्नों का उत्तर आराम से दे पाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए हम आराम से क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, 5 किताबें इतिहास, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच रखा गया है, हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है, विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है। तो कौन सी किताब सबसे बीच में है? तो कौन सी किताब सबसे बीच में है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 5 किताबें हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच रखा गया है। तो इस तरीके से आप बना लें, अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच रखा गया है। तो हमने मान लिया कि ये आपका क्या है? इतिहास, ये अंग्रेजी। तो किसको कहा था कि अंग्रेजी को इतिहास और गणित, तो अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच रखा गया है। अब 2 कंडीशन आपकी बन सकती हैं। एक कंडीशन आपकी ये भी बन सकती है कि ये क्या होगी? गणित, ये क्या होगी? अंग्रेजी, और ये क्या होगी? इतिहास। बन सकती है ना? इसके बाद प्रश्न ने आपसे क्या कहा है? बस पॉसिबिलिटी जो बने उनको आपको लेके चलना है। फिर प्रश्न आपसे कहता है कि हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है। तो हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है, जहाँ भी हैं साथ साथ हैं, या यहाँ मान लें या यहाँ मान लें या यहाँ, वो कंडीशन पे निर्भर कर लेगा। फिर प्रश्न कहता है कि विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है। तो विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है। तो आप देखिए, गणित के ऊपर यहाँ तो रख नहीं सकते, नहीं तो फिर ये अंग्रेजी बीचों बीच नहीं होगी, यहाँ हो सकती है। तो हम इसको ना लेके यहाँ ले लें, जब नहीं होगा तो फिर इसमें प्रयास करेंगे। तो विज्ञान को किसके ऊपर रखा गया है? गणित के ऊपर रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगी? विज्ञान को किसके ऊपर रखा गया है? गणित के ऊपर रखा गया है। और हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है। तो हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है, तो ये हिंदी फिर रख दी गई। फिर आपसे कहा गया है तो कौन सी किताब सबसे बीच में है? तो कौन सी किताब सबसे बीच में है? तो स्पष्ट तौर पर यहाँ निकल आई कि गणित की किताब आपकी क्या है? सबसे बीच में है। तो गणित की किताब आपके क्या है? सबसे बीच में है। तो देखिए, इस तरीके से आज हमने यहाँ पर यानी आपके लाइन अरेंजमेंट में ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो आपको क्या करना है? इन सभी प्रश्नों को, बड़े सारे प्रश्नों को आपको अपने नोट्स में कॉपी कर लेना है
और बाकायदा नोट्स अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि इसी से आप सारी चीज़ों को बिल्कुल तुरंत ही रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लाइन अरेंजमेंट हमने कंप्लीट किया। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बस आप अपना काम जारी रखें, ईमानदारी के साथ पढ़ें और मेहनत करें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आपकी कभी भी आ सकती है। देखो, कोई भी समय है, अभी कोरोना काल आपका चल रहा है या कोई भी कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज कोचिंग तीसरी लहर की वजह से अभी बंद हैं, लेकिन जल्द ही खुलने वाले हैं, क्योंकि जैसे स्थिति तो सामान्य हो चुकी है, कभी भी आपके लिए ऑर्डर आ सकता है, आपके स्कूल कोचिंग कॉलेज खोले जा सकते हैं और एग्ज़ाम की डेट कभी भी दी जा सकती है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल हमेशा एग्ज़ाम आपका कभी भी लिया जा सकता है। फॉर्म आपके पहले ही डल चुके हैं और भी वैकेंसी आ सकती हैं। तो जब आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। जो अगर बैठा है कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा बेटा संभव नहीं होता। आपको हमेशा तैयार रहना होगा, तभी आप बहुत ऊंचाइयों यानी अपनी उम्मीदों तक पहुंच पाएंगे और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।